नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी 8 साल की थी। उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। नंदिनी के पिता ने बहुत से डॉक्टर बदले पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। नंदिनी की माँ को नंदिनी की फिक्र थी। उसे पता था कि वो बच नहीं पाएगी। एक दिन नंदिनी की माँ ने उसके पिता को बुलाया और कहा, सुनो जी, मुझे पता है मैं अब बच नहीं पाऊंगी। मेरे जाने का समय नजदीक है। बस मुझे नंदिनी की चिंता है। वो मेरे बिना कैसे रहेगी। आप मेरे मरने के बाद उसे संभाल लेना। नंदिनी को आप मेरी कमी कभी भी महसूस मत होने देना। आप मुझे वचन दो, आप उसका ध्यान रखोगे ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो जानकी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और नंदिनी का तुम ही ख्याल रखती आई हो और आगे भी तुम ही रखोगी। कुछ दिनों बाद जानकी का स्वर्गवास हो जाता है। नंदिनी और उसके पिता अकेले रह जाते हैं। नंदिनी अक्सर अपने पिता से पूछती है, पिताजी माँ कहाँ चली गई? माँ की बहुत याद आती है पिताजी। मुझे माँ के हाथ से ही खाना खाना है। नंदिनी मेरी बिटिया, तुम्हारी माँ आसमान का तारा बन गई है। किसी तरह गणेश नंदिनी को खाना खिलाकर सुला देता है, पर गणेश बहुत चिंता में पड़ जाता है कि नंदिनी एक माँ के प्यार के बिना कैसे पलेगी, बड़ी होगी। उसे यही महसूस होता है कि नंदिनी को एक माँ के प्यार की जरूरत है। अगले दिन गणेश की मौसी गांव से आती है। वो गणेश को नंदिनी की खातिर फिर से घर बसाने को कहती हैं, ताकि नंदिनी को एक माँ का प्यार मिल सके। मौसी और रिश्तेदारों के बार बार जोर देने पर गणेश नंदिनी की खातिर दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद गणेश की शादी माला नाम की लड़की से हो जाती है। गणेश नंदिनी को बताता है कि माला उसकी नई माँ है। नंदिनी माला को नई माँ के रूप में देखकर बहुत खुश होती है। माला स्वभाव से बहुत ही चालाक और तेज तर्रार थी। गणेश के सामने तो वो नंदिनी से बहुत प्यार से बात करती थी, मगर जब गणेश काम पर जाता तो माला पीछे से नंदिनी पर बहुत अत्याचार करती थी। नंदिनी माला के व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, पर माला के डर से वो अपने पिता को कुछ नहीं बता पाती थी। नंदिनी अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगती थी। अब माला की अपनी भी एक बेटी पैदा हो गई थी, जिसका नाम पूर्वी था। माला ने नंदिनी पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया था। धीरे धीरे नंदिनी और पूर्वी बड़ी हो गई। नंदिनी बहुत ही सुंदर और समझदार हो गई थी, जबकि पूर्वी बहुत ही लापरवाह और बिगड़ी हुई थी। हर वक्त पार्टियों में घूमना, शॉपिंग करना, यही उसका काम था। पूर्वी भी अपनी माँ माला की तरह ही नंदिनी को तंग किया करती थी। सारा दिन अपना काम करवाना, नंदिनी पर अत्याचार करना, यही सब बचपन से अपनी माँ माला से उसने सीखा था। नंदिनी के प्रति दोनों के इस व्यवहार को देखकर नंदिनी का पिता गणेश बहुत दुखी होता था और यही सोचता था कि काश वो दूसरी शादी ना करता तो नंदिनी को सौतेली माँ का अत्याचार ना सहना पड़ता। एक दिन पूर्वी अपनी माँ से बोली, माँ, मेरी अलमारी में ये कुछ फटे पुराने कपड़े रखे हैं, बेकार की जगह घेर रहे हैं, इन्हें नंदिनी को दे दो। वैसे भी कल मैं मार्केट से शॉपिंग करके आई हूँ, तो नए कपड़ों के लिए जगह बन जाएगी। पूर्वी, तुम नंदिनी को अपने फटे पुराने कपड़े दे रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो मेरी बेटी अपने कपड़े दे रही है, ऊपर से तुम मेरी बेटी को ही सुना रहे हो। चल पूर्वी अपने कमरे में, ये दोनों बाप बेटी तो तुझे नजर लगा देंगे। नंदिनी रोने लगती है। गणेश नंदिनी को चुप होने को कहता है। एक दिन पूर्वी को एक फोन आता है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। वो अपनी माँ माला से कहती है, माँ, अभी अभी मेरी सहेली सुषमा का फोन आया है। हमारे शहर में एक बड़ी कंपनी अपनी मैगजीन के कवर पेज के लिए बेस्ट मॉडल चुनने के लिए ऑडिशन लेने वाली है। इसके लिए एक स्टेज शो होगा। जो भी मॉडल ड्रेस में सबसे अच्छी दिखेगी वही ये स्टेज शो जीतेगी। माँ, मैं ही वो कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। मेरी जगह और किसी भी मॉडल की फोटोज मैगजीन के कवर पेज पर नहीं छपेगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तुम देखना, हम ऐसी ड्रेस डिजाइन करवाएंगे कि सारे जज बस तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। माँ, सुषमा ये भी कह रही थी कि इस शो में शहर के नामी बिजनेसमैन मिस्टर किशोरी लाल जी का इकलौता बेटा पंकज भी आने वाला है और सुना है फाइनल नतीजा उसी के कहने पर निकलेगा। अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर एक बार किशोरी लाल के बेटे को तुम अपनी खूबसूरती का दीवाना बना दो और वो तुमसे शादी करने के लिए पागल हो जाए तो कसम से हमारी तो जिंदगी ही बदल जाए। बस अब देर मत कर, जल्दी से तैयारी में लग जा इस कंपटीशन की। नंदिनी उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है और फिर अपनी ओर देखती है। फटे पुराने कपड़े, धूल से सने बाल, वो अपनी ओर देखकर चुप हो जाती है। गणेश नंदिनी को उदास होता देख उसके पास जाता है और उससे कहता है, नंदिनी मेरी बिटिया, आज तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ना मैं दूसरी शादी करता और ना ही माला जैसी अत्याचारी सौतेली माँ तुझे मिलती। मैं तो तेरे लिए माँ लाना चाहता था, पर माला से शादी करके मैंने तुझे सौतेली माँ दे दी। मुझे जानकी ने तुम्हारी देखभाल के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, पर मैं जानकी को दिया वचन नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर दे बिटिया। नहीं पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और आप रोइए मत, नहीं तो मेरा मन भी दुखेगा।
गणेश उदास मन से वहाँ से चला जाता है। वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद कंपटीशन की तारीख होती है। शो वाले दिन पूर्वी अपनी माँ के साथ तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाती है। नंदिनी उदास मन से रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, पिताजी बचपन में समझाया करते थे कि तुम आसमान में तारा बन गई हो। माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। माँ, तुम कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ माँ। रोते रोते नंदिनी की आंखों के आगे चमकीली रोशनी आ जाती है और उस रोशनी में उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो नंदिनी को पुकारती है। क्या हुआ मेरी बच्ची? घबरा मत, मैं तो तेरे पास ही हूँ। आ, मेरे गले से लग जा मेरी बच्ची। माँ, तुम क्यों चली गई? मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लगता है। मैं क्या करूँ माँ? अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा। माँ, मैं भी नई माँ को अपनी माँ मानती हूँ, फिर वो हमेशा मुझसे भेदभाव क्यों करती है? आज भी प्रतियोगिता के लिए वो पूर्वी को ही तैयार कर रही है। तू रो मत नंदिनी मेरी बच्ची, मैं तुझे ऐसी चीज दूंगी जिसे पहनते ही तू किसी परी की तरह सुंदर दिखने लगेगी। ये ले नंदिनी, ये जादुई चप्पल है। इसे पहनते ही तेरी वेशभूषा बिल्कुल बदल जाएगी। पर याद रखना, अपना चेहरा छुपा कर रखना ताकि माला या पूर्वी तुम्हें पहचान ना सके। पर एक बात का ध्यान रखना, रात 12 बजे से पहले तुम्हें लौटना होगा, क्योंकि इस जादुई चप्पल का जादू रात 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। नंदिनी जैसे ही जादुई चप्पल पहनती है वैसे ही बहुत ही सुंदर साड़ी पहने वो तैयार हो जाती है। नंदिनी की वेशभूषा बहुत ही सुंदर होती है, जिसमें नंदिनी बिल्कुल एक मॉडल की तरह तैयार हुई दिखाई देती है। नंदिनी अपने आप को देखती है। उसके फटे पुराने कपड़े और बाल सुंदर साड़ी और खूबसूरत बालों में बदल जाते हैं। तब जानकी की आत्मा उससे कहती है, नंदिनी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम हिम्मत से इस प्रतियोगिता में भाग लेना और जीतना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नंदिनी दुखी मन से अपनी माँ को विदा करती है। वो अपने चेहरे को साड़ी के पल्ले से ढक लेती है। वो जैसे ही छुपती छुपाती घर के बाहर पहुंचती है, एक चमचमाती गाड़ी उसके सामने आ जाती है। गाड़ी में से एक ड्राइवर बाहर निकलता है और नंदिनी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। नंदिनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी सीधी शो वाले स्थान पर पहुंचकर रुक जाती है। नंदिनी थोड़ी घबराई हुई सी गाड़ी से बाहर निकलती है। वो स्टेज के पीछे वाली जगह पर पहुंचती है। थोड़ी देर में ही शो शुरू होने वाला होता है। नंदिनी देखती है पूर्वी भी वहीं आसपास खड़ी है। नंदिनी घूंघट से चेहरे को ढकी रहती है। तभी शो शुरू होने की आवाज आती है कि सारी लड़कियां लाइन में रेडी हो जाएं। नंदिनी भी लाइन में लग जाती है। धीरे धीरे सभी लड़कियां एक एक करके स्टेज पर जाने लगती हैं। शो शुरू हो जाता है। पूर्वी भी अपनी ड्रेस को दिखाती हुई स्टेज पर आती है। सभी मॉडल नंदिनी को देख रही होती है कि ये घूंघट में कौन है। तभी नंदिनी का नंबर आ जाता है। नंदिनी स्टेज पर जाती है। नंदिनी जैसे ही स्टेज पर पहुंचती है, वहां बैठे सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। घूंघट में सजी हुई मॉडल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वहीं बैठा किशोरी लाल जी का बेटा पंकज भी नंदिनी को देखता रहता है। माला की नजरें लगातार नंदिनी पर टिकी हुई थी कि आखिर ये कौन है। नंदिनी वहाँ बैठे सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। तभी वहाँ की घड़ी में 12 बजने का संकेत होता है। नंदिनी घबरा जाती है और स्टेज के पीछे आने लगती है। पंकज जब उसे ऐसा करते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। पंकज को पीछे आता देख नंदिनी घबरा जाती है। जादुई चप्पल का जादू खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो गाड़ी भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। बड़ी मुश्किल से नंदिनी एक ऑटो रिक्शा को रोकती है और जल्दी से उसमें बैठने लगती है। तभी उसकी एक चप्पल वहाँ गिर जाती है। नंदिनी चप्पल वहीं छोड़ ऑटो रिक्शा में चली जाती है। नंदिनी फिर से अपने उसी रूप में आ जाती है। पंकज वहाँ आता है और देखता है कि नंदिनी वहाँ नहीं है। तभी उसकी नजर नंदिनी के पैर से छूटी चप्पल पर पड़ती है। वो उस चप्पल को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। नंदिनी जैसे तैसे घर पहुँचती है। माला भी पूर्वी के साथ घर पहुँच जाती है। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि वो मॉडल कौन थी जिसने साड़ी में घूंघट निकाल रखा था। अरे होगी कोई राह चलती सस्ती मॉडल। ये सब छोड़ो माँ, बस तुम देखना, ये खिताब तो मैं ही जीतने वाली हूँ, क्योंकि पंकज की नजरें सिर्फ मुझे ही देख रही थी। नंदिनी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है। अगले दिन पंकज अपने ऑफिस में आता है और मैनेजर को बुलाता है। सुधीर, मुझे वही मॉडल चाहिए अपने कवर पेज के लिए जिसने कल रात साड़ी के साथ घूंघट कर रखा था। उस मॉडल का लिबास बहुत ही सुंदर था। मुझे सभी मॉडल की लिस्ट चाहिए। ये जितने भी मॉडल कल स्टेज शो में भाग लेने आई थी, एक एक करके उन सभी के घर का पता निकालो। ये चप्पल उन्हीं में से एक मॉडल की है। हमें पता करना है कि जिस मॉडल के पैर में ये चप्पल पूरी आ जाएगी वही कल रात साड़ी में थी। पंकज मैनेजर को सभी मॉडल्स के घर भेजता है। मैनेजर एक एक करके सभी मॉडल्स के घर जाता है और उन्हें उस चप्पल को पहनने को कहता है, पर चप्पल किसी भी मॉडल के पैर में पूरी नहीं आती। मैनेजर वापस लौट आता है और पंकज को सारी बात बताता है। पंकज सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन थी जो कल साड़ी में घूंघट किए शो में भाग लेने आई थी।
पंकज ऑफिस से घर आ जाता है। रात को सोते वक्त पंकज के सपने में नंदिनी की माँ जानकी की आत्मा आती है। उठो पंकज, तुम जिस लड़की की तलाश में हो वो तुम्हें पूर्वी के घर पर ही मिलेगी। तुम कल एक बार फिर से पूर्वी के घर जाओ। वहाँ जाकर चप्पल उस लड़की को पहनाना। उस लड़की के पैर में ये चप्पल आ जाएगी। अचानक से पंकज का सपना टूट जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो सपने के बारे में सोचता रहता है और ऑफिस जाकर मैनेजर से कहता है कि पूर्वी जिसने शो में भाग लिया था उसके घर वो खुद जाना चाहता है। पंकज पूर्वी के घर पहुंचता है पर उसे वहां माला और पूर्वी के सिवा कोई दूसरी लड़की नजर नहीं आती है। वो माला से कहता है, क्या आपके घर से किसी और लड़की ने भी शो में भाग लिया था? नहीं नहीं पंकज जी, शो में सिर्फ पूर्वी ने ही भाग लिया था। हमारे घर में और ऐसा कोई है ही नहीं जो मॉडल हो और पूर्वी की तरह सुंदर हो। ये कौन है जो सामने झाड़ू लगा रही है? पंकज जी, ये हमारे घर में काम करती है। सुनो जरा इधर आना। जी, आपने मुझे बुलाया? जरा इस चप्पल को पैर में पहन सकती हैं आप? माला और पूर्वी पंकज को ऐसा करते देख हैरान हो रही थी, क्योंकि उनको भनक तक नहीं थी कि नंदिनी ही वो मॉडल हो सकती है। पंकज नंदिनी को वो जादुई चप्पल पहनने को कहता है। नंदिनी जैसे ही वो चप्पल पहनती है उसके पैर में पूरी आ जाती है। पंकज को यकीन हो जाता है कि नंदिनी ही असली मॉडल है जो कल रात साड़ी में आई थी। पंकज नंदिनी को दूसरी चप्पल लाने को कहता है। नंदिनी अंदर जाकर दूसरी चप्पल लेकर आती है। सब देखकर हैरान रह जाती हैं कि नंदिनी ही असली मॉडल है। तभी नंदिनी का पिता गणेश आ जाता है। नंदिनी सारी बात अपने पिता को बताती है कि किस तरह वो कल शो में भाग लेने के लिए गई थी। गणेश नंदिनी पर बचपन से माला और पूर्वी द्वारा किए जाने वाले सारे अत्याचारों के बारे में पंकज को बताता है। वो पंकज को बताता है कि नंदिनी बचपन से ही अपनी माँ को खोने के बाद माला के अत्याचारों को सह रही है। पंकज को याद आता है कि कल रात जो उसके सपने में आई थी वो नंदिनी की असली माँ जानकी की आत्मा थी। वो गणेश को सपने की बात बताता है। नंदिनी रोने लगती है। गणेश उसे चुप कराता है और कहता है, नंदिनी तू रो मत मेरी बेटी। देख तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है और हमेशा रहेगा। तेरी माँ ने जादुई चप्पल देकर तेरी सहायता की। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों को मैं अभी पुलिस के हवाले करवाता हूँ। अपनी ही बेटी पर अत्याचार करने के जुर्म में इन्हें सजा भी हो सकती है। शायद ये इस बात से बेखबर है। नहीं नहीं पंकज जी, ऐसा मत कीजिए। ये मेरी माँ और बहन जैसी भी हैं, पर है तो मेरी अपनी ही ना। मैं अपनी माँ को और अपनी बहन को जेल में नहीं देख सकती। ऐसा मत कीजिए पंकज जी, पुलिस को मत बुलाइए। तुम दोनों देख रही हो तुमने इस पर कितने अत्याचार किए, कितने कष्ट दिए, फिर भी ये लड़की आज भी तुम दोनों का ही ध्यान रख रही है, तुम दोनों के बारे में ही सोच रही है। अब तो सुधर जाओ तुम दोनों, भगवान से थोड़ा तो डरो। नंदिनी की बातें सुनकर माला और पूर्वी दोनों रोने लगती हैं और माफी मांगने लगती हैं। नंदिनी उन्हें माफी मांगने के लिए मना करती है। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उसे अपनी माँ और बहन मिल गए थे।